जय श्री कृष्णा। आज मैं फिर से आ गई हूँ यूजीसी नेट के जो परीक्षार्थी हैं उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी विशेषांक लेके हिंदी साहित्य का। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो 2021-22 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे उसका आंसर दिया था मैंने, पर ये सेलेक्टेड है बिल्कुल। जो पूरी उम्मीद है कि 2024 का जो ये एग्ज़ाम है उसमें ये निश्चित रूप से पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये सारा निचोड़ है पिछले 10 साल का जो इम्पोर्टेंट 6 साल से का निचोड़ और पिछले और 10 साल, तो उसमें से मैंने चुना सबको जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जानकारी होनी भी चाहिए जो पीएचडी के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहते हैं और जिन्होंने अभी पीजी में एडमिशन लिया है उन सब के लिए ये विषय जो है बहुत जानना ज़रूरी है। और चलिए शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि कोर्स बहुत विशाल है और इसके बाद मैं उपन्यास के बारे में भी बताऊंगी कि रचनाएं और उपन्यास जो बृहत है, महासागर है, उन्हें याद रखना, उसका जो समयावधि है और सारांश है, वाक्यांश है, किन्होंने किससे कहा था, पात्र को सुमेलित करना है और जो समकालीन किसके है, ये सब ईस्वीसन कब ये प्रकाशित हुआ, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, ये सब जानना बेहद ज़रूरी है विद्यार्थियों के लिए। और जानना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जिन्होंने इतना बेहतरीन हमें साहित्य दिया, जिन्होंने इतनी मेहनत की, तो अगर उनको हम याद नहीं रखते हैं तो ये उनके प्रति भी अपमान है। तो सम्मानवश भी हमें याद रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नावली है और ये निश्चित रूप से इसको जिनके पास पेन कॉपी नहीं है वो जो है लेके नोट करने बैठे हैं, क्योंकि आंसर मेरा डॉगी बहुत चिल्ला रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही होगी। स्ट्रेंजर्स को देख के तो भुगता ही है। और वैसे मैं बता दूँ मेरे पास ग्रेट 10 है, बहुत भुगता है। चलिए उस पर ध्यान नहीं देते हैं, टाइम बर्बाद कर रहा है। स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नावली। इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? भाषा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत और अपभ्रंश। तो वैदिक संस्कृत है, ये मैंने बता दिया था। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई हैं? तो 2 उपभाषाएं हैं और 8 बोलियां हैं। दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां और 8वीं अनुसूची में है हिंदी राजभाषा, ये याद रखिएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन बोल रही हूँ। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है, कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा है, ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली है, मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन है। तो कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है? क्योंकि खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है, मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन है, तो ब्रज भाषा का केंद्र जो है वो दिल्ली नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। और इनमें से असत्य कथन छांटिए। कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता? तो गाजियाबाद। आंसर क्या होगा? गाजियाबाद। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? ऑप्शन ए में है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, उर्दू, ऑप्शन डी हिंदुस्तानी। तो हम लोग सब जानते हैं कि हिंदी जो का मूल जो है खड़ी बोली से आया है, तो आंसर सीधा खड़ी बोली हो जाएगा। इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। मैथिली, विद्यापति, तुलसी, अवधि,
बिहारी, ब्रजभाषा, केशव, खड़ी बोली। देखिए प्रश्न जो है बहुत घुमा फिरा के आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या है। असत्य युग्म को, अब विद्यार्थी अगर बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, असत्य युग्म मतलब सत्य युग्म अगर कुछ ऐसा पढ़ लिए, समझ लिए, जो सही आंसर आ, जैसे मैथिली का विद्यापति ऑप्शन है, तो मैथिली और विद्यापति को मिक्स करके अगर आंसर लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि असत्य युग्म इसमें से कौन सा है, तो बिहारी ब्रजभाषा होगा, क्योंकि मैथिली के साथ विद्यापति हैं, तुलसी के साथ अवधी है, अवध भाषा में तुलसीदास जी ने पूरी रामायण जो है अवधी भाषा में लिखी थी, रामचरितमानस की चौपाइयाँ, और केशव जो है वो खड़ी बोली के थे। तो यहाँ आंसर औसत्य युग्म क्या हो जाएगा, बिहारी के साथ ब्रजभाषा, क्योंकि बिहारी के साथ क्या है, मागधी है, मगधी भाषा, मगही सॉरी, तो वो ब्रजभाषा, ये असत्य युग्म आंसर हो जाएगा बी। सरकारी कामकाज की वह भाषा जिस संविधान में सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया गया है, वो हम सभी जानते हैं कि क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, संपर्क भाषा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, राजभाषा। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है, किसी भी देश की बहुसंख्यक लोगों की भाषा हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रभाषा कहलाती है, और इसमें ऑप्शन था राजभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा, तो इसमें से क्या लिख देंगे, राष्ट्रभाषा। अब है क्वेश्चन नंबर, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राज्यभाषा घोषित किया गया है। तो संविधान में किस, ये जो धारा है वो 343 मतलब 343 फर्स्ट जो राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हम लोग सब जानते हैं 14 सितंबर। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ, खड़ी बोली हिंदी का विकास अभी मैंने बताया था कि अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपभ्रंश हो जाएगा। चलिए मैं भी टिक मार देती हूँ। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है, तो ऑप्शन है ए रामायण, रामचंद्रिका, पौम चरित्र और अवध और महापुराण। तो आंसर क्या हो जाएगा, पौचरीम। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, संस्कृत, पाली, अवहत या प्राकृत। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राकृत। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी की बोली, और ऑप्शन क्या है, पूर्वी हिंदी की बोली है, बिहार की बोली है, राजस्थानी हिंदी की बोली है। तो हम सभी जानते हैं कि ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। कौरवी का दूसरा नाम क्या है, हरियाणवी है, मेवाती है, बुंदेली है और खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली का अल्टरनेट दूसरा नाम कौरवी है। ये उल्टा करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि खड़ी बोली का नाम क्या है, उसमें कौरवी भी हो सकता है ऑप्शन में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ही आंसर तो नहीं छुपा हुआ है, तो कौरवी का खड़ी बोली हो जाएगा। ठीक है। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो हम सभी जानते हैं ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, पैसाची है, खश है, नागर है, सौरसैनी। तो सौरसैनी से हुआ है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, देखिए आ गया ये क्वेश्चन। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी। भारत के संविधान ने राजभाषा घोषित किया है हिंदी को। इनमें से अवधी का विकास किससे हुआ है, तो अर्धमागधी अवधी का विकास हुआ है। ढूंढानी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है वो क्या है, तो जयपुरी हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन औसत्य है, बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है, मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किससे किया गया है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, दामोदर हैं, भोज है, हेमचंद्र हैं। तो जिनको जिनको भी ये आंसर आ रहा है वो आंसर करके रखिए।
और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हेमचंद्र होगा। इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो मुंशी सत सुखलाल रानी केतकी की कहानी नहीं, मुंशी सत सुखलाल ने क्या लिखा था? प्रेम सागर लिखा था। तो ये आंसर यहाँ पे गलत, मुंशी सत सुखलाल जो है जोड़ा ठीक नहीं है। हिंदी का विकारी शब्द क्या है? अव्यय। इन गामन में छोरिन के पिहरे, यह किस बोली का वाक्य है? तो ये सभी जानते हैं, ब्रज बोली है। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, बिहारी। तो इसमें से क्या कौन सा जो मेल उचित नहीं है? मारवाड़ी का छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी, ये मेल गलत है, इस पर टिक लगा देना है। सॉरी, OMR सीट पे आपको गोला बनाना है। और याद रखिएगा पेंसिल इरेजर लेके जाना है। अगर वहाँ रख लीजिएगा, अगर मिलता है तो ठीक है, सेंटर पे नहीं मिलता है तो नहीं रखना है। इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? कोंकणी। हिंदी का एक रूप कोंकणी नहीं है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1960 ईस्वी या 1976 ईस्वी? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1976 ईस्वी। राजभाषा आयोग का गठन 1976 ईस्वी। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तो आई थिंक आता है। हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन डी नहीं आता है। मैं भी टिक लगा लेती हूँ, हिमाचल प्रदेश नहीं आता है। इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? ब्रजभाषा, हिंदुस्तानी, हिंदी, अवधी। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम तो ये हिंदुस्तानी, ब्रजभाषा में भी होता है, अलंकार हो गया, अवधी, हिंदुस्तानी होगा इसमें, हिंदुस्तानी। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, ये निश्चित आएगा। भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी, मुल्ला दाऊद, मुनि जिन विजय, पुष्पदंत। तो भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता शालिभद्र सूरी होंगे। ओके। 84 सिद्धों के पहले सिद्ध कौन से? तो 84 सिद्धों के पहले सिद्ध तो हम लोग सब जानते हैं कि लुइपा हैं, तो लुइपा हो जाएगा आंसर। अब है आजू हो गाय चरावनु गयो, यह पंक्ति किस बोली की है? तो यह पंक्ति है ब्रजभाषा की। ठीक है। हिंदी में रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। हिंदी की दृष्टि से वाक्य की रचना कितने प्रकार की होती है? तो हम सभी जानते हैं 3। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो अवहट्ट, अवहट्ट है। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? मगही, मेवाती, भोजपुरी या बघेली? तो क्या हो जाएगा? बघेली। 84 वैष्णवन की वार्ता क्या है? प्लीज़ इसे नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ब्रजभाषा की गद्य रचना है ये 84 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं सहजोबाई, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, सूरदास। तो गोकुलनाथ हो जाएगा। अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? नंददास, चतुर्भुज दास, सूरदास और नाभादास। तो नाभादास हो जाएंगे। राजभाषा अधिनियम कब बना? तो अभी मैंने बताया, एक क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया था, ये 2022 में भी आया था, 1976 ईस्वी। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सौरसैनी, ब्रज, मराठी, महाराष्ट्री, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी, अपभ्रंश, पंजाबी, बाचड़। तो पंजाबी बाचड़ जो है वो सुमेलित बिल्कुल नहीं है। उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हो किस बोली का सूचक है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या अवधी? तो बुंदेली हो जाएगा। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? 7, 9, 8, 10। तो याद रखिएगा 10 हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। सही मेल कौन सा है? कन्नौजी, इटावा, ब्रजभाषा, हाथरस, भोजपुरी, लखनऊ, बुंदेली, झांसी।
तो लखनऊ में भोजपुरी नहीं के लगभग बोला जाता है, सही मेल ये नहीं है, इसमें भोजपुरी होगा, लखनऊ होगा। रामायण किस भाषा में रचित है? हिंदी, अवधी, प्राकृत, संस्कृत में जो हमारा वाल्मीकि रामायण है वो संस्कृत भाषा में रचित है, तो वो संस्कृत आंसर हो जाएगा। पाली किस धर्म की भाषा है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। तो हम सभी जानते हैं कि पाली जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा है। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? हिंदी, देश भाषा, अवहट, अवध, देश भाषा। सौरसेन किसके प्रदेश के नाम पे पड़ा? कृष्ण, मथुरा, सूरसेन, वसुदेव। तो आंसर क्या हो जाएगा? सूरसेन। वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है? विद्यापति, हेमचंद, रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर हो जाएगा। इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? तो दामोदर शर्मा की कृति जो है, दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण होगा। सॉरी, ये मैं लिखना भूल गई थी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण होगा दामोदर शर्मा की कृति। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू। ये भी इम्पोर्टेंट है। इनमें से गलत जोड़े का अलग कीजिए। हेमचंद, शब्दानुशासन। विद्यापति, कीर्तिलता, ये तो उनकी रचना है। दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर, राम सिंह, पाहुड़ दोहा, हेमचंद्र, शब्दानुशासन। ये गलत जोड़ा है। अभी हेमचंद्र जो है शब्दानुशासन नहीं लिखे हैं। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग जो है वो जैन साहित्य में हुआ है। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? तो मार्कंडेय पुराण। सबकी कोई जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती जो है वो मार्कंडेय जी ने लिखा है, और दुर्गा सप्तशती जो है मार्कंडेय पुराण जो है वो सर्वप्रथम सबसे पहला पुराण है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है जब हम लोग भक्ति काल पढ़ेंगे तब उसमें इसका जिक्र आएगा। लेकिन अभी ये अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? तो ये मार्कंडेय हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? तो ये शब्दानुशासन हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से किस जिले में है? तो अमीर खुसरो कासगंज। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम इसमें से क्या है? फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली जाती है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से था? तो गौड़ी संप्रदाय से। ये तो सभी जानते हैं। कौन सा कथन हो सकते हैं? बांग्ला भाषा अर्ध भाषा अपभ्रंश से विकसित हुई। इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? तो अपभ्रंश है। अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? तो देश भाषा। इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चित्रावली। भल्ला हुआ जो मरिया बिहनी मारा कंतु, यह पंक्ति किस कवि की है? स्वयंभू, लुईपा, पुष्पदंत, मुंज कवि। तो ये मुंज कवि ने लिखा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट। सही जोड़े को छांटिए। पुष्पदंत भविष्यत कहा, राम सिंह शब्दानुशासन, स्वयंभू पहुंचऊ देवसेन महापुराना। तो स्वयंभू हो जाएगा। पहुंचई का सही जोड़ा इसमें से होगा। इनमें से जनसंचार का माध्यम कौन सा है? रेडियो है, टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, पुस्तक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर जनसंचार का माध्यम रेडियो है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सिंधी बाचड़ अपभ्रंश से, पंजाबी टक अपभ्रंश से, ब्रजभाषा सौरसेनी अपभ्रंश से, और अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश से। ये याद रखना है। भारतीय संविधान की किस धारा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? किस धारा में? तो भाग 1 अध्याय 17 धारा 343। क्या याद रखना है? भाग 1 अध्याय 17 धारा 343 याद रखना है। 9 किस वर्ग का व्यंजन है? ओष्ठ्य, तालव्य, दंत, उष्म। हम लोग क्या बोलते हैं? न, तो दंत। इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था? इंदु पत्र का याद कीजिए, जयशंकर प्रसाद ने। मतवाला के संपादक इनमें से कौन थे? निराला।
सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन था? तो हम सभी जानते हैं सरस्वती श्याम सुंदर दास। श्रद्धाराम फुलौरी किस प्रांत के निवासी थे? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो श्रद्धाराम फुलौरी पंजाब से थे। निम्न मुंशी प्रेम सागर नहीं। आधुनिक काल का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? आधुनिक काल का जनक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को कहा जाता है। उपदेश रास किसकी कृति है? जिनदत्त सूरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं भी चिन्ह लगा लेती हूँ। अब एक दिन में इतना सारा दिमाग से निकल जाएगा ना ऑब्जेक्टिव। अब मैं उपन्यास की रचना, उपन्यासकार, इन सबको लेके आऊँगी और ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है। और जो अवतरण आएंगे ना, उस अवतरण को ध्यान से पढ़ के भी करना है क्वेश्चन आंसर। मुझे विश्वास है कि आप सबकी मेहनत रंग लाएगी और इस बार जो पीएचडी के एप्लीकेबल जितने भी हैं मैं सबको बधाई देती हूँ। ये बहुत अच्छा हुआ, यूजीसी नेट ने बहुत अच्छा किया जो कि नियम चेंज किए। जो धांधली होती थी, यूनिवर्सिटी की मनमानी चलती थी, सेटिंग चलती थी, वो सब इस बार नहीं होगा। बेसिकली मेरिट ही प्रायोरिटी रहेगी और जिसको भी परसेंटेज 65 से 70 के आसपास आता है तो उन सब का जो है हो जाएगा। इसमें पीएचडी में एडमिशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। नेट क्वालिफाई सिर्फ होना ही काफ़ी नहीं होगा, अच्छा स्कोर करना भी बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एसएटी जो इंटरव्यू के लिए सबके लिए आप तैयार हो सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अच्छे से पढ़ के आते हैं तो जो बच्चे हैं उनको अच्छा भविष्य दे सकें, इसके लिए किताब पढ़ना और उससे समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब मैं स्टूडेंट खुद ही बहुत अवेयर हो गए हैं आजकल के और बहुत गहराई से चीज़ों को समझते हैं। तो आज बस इतना ही। मैं फिर लेके आऊँगी उपन्यासकार और उनका कालावधि और सभी रचनाओं के नाम और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आप लोग बताइएगा कि कितना टैली किया, कितना परसेंट इसमें से आया है। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।